हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सिद्दीक एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स विद खास खेली सिद्दीक। आज अपना जो टॉपिक है वो है द डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मतलब उनकी प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो प्रोडक्ट के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसकी जो प्रोडक्ट मिलती है वो अगर स्केलर है, यानी कि उसका सिर्फ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इनके जो डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो कितनी है, थीटा। कोई भी एंगल है थीटा। अब इनकी अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, मीन्स इनको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि इनकी जो रिज़ल्ट हमें मिले वो क्या हो, वो स्केलर प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ए डॉट बी लिखेंगे पहले हम, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट की सिंबल यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ए डॉट बी जो कि बराबर होगा, अब देखें इनकी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्रोडक्ट यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए और बी के मैग्नीट्यूड जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ उसको और किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि उनके दरमियान में जो एंगल है उसका कॉस भी निकालना है। तो ये तीन फैक्टर आ गए हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी ए डॉट बी। तीन फैक्टर कौन से, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और उनके दरमियान में जो एंगल है उसका कोसाइन हम लेंगे। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रिजल्टेंट को हम कहेंगे कि ए डॉट बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ये क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट, जिसके रिजल्टेंट को हम डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो है वो ये रिज़ल्ट जो मिला है ये हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट निकला तो वो हमें क्या मिला, वो मिला ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे थीटा जो है ये याद रहे कि थीटा कौन सी है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान की जो एंगल है उसको हम जो थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो ये ए डॉट बी कॉस थीटा बनता है। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रहे कि थीटा हम कौन सी ले रहे हैं, मतलब थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, इसको अगर हम ज़रा इमेजिन करें तो ये थीटा जो होती है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू थीटा विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एंगल है वो 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 180 तक है। ठीक है, ये एंगल जो है वो 0 भी हो सकती है, या फिर जो है वो 0 से लेके कहाँ तक, 180 तक कोई भी एंगल हो सकती है। तो इसको हमने स्टेटमेंट की बुनियाद पे अगर लिखना है तो यूँ लिखेंगे, 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू पाई। मीन्स इसका मतलब क्या बना कि 0 से लेकर 180 तक, पाई मतलब 180, पाई रेडियन हम कहते हैं, यहाँ पे 180 जो है वो डिग्री के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह भी लिखी गई है, जैसा कि हम यूँ अगर कहें कि जो एंगल हमारे पास है वो क्या है, यानी कि जो थीटा है वो थीटा हम यूँ भी लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, किसके, 2 पाई, लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 पाई का हम जो है वो कंसेप्ट ले रहे हैं तो इस थीटा को, यानी कि कोई भी हमारे पास सर्टेन एंगल है, इसको हम 2 पाई से अगर माइनस करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो सेम बनता है। तो ये हमारे पास एंगल की एक रेंज आ गई कि यहाँ पे हम जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दोनों वेक्टर्स के दरमियान, तो उनके दरमियान की जो एंगल है वो हम कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर 180 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, उन स्पेशल केस जो केसेस हैं उनको अगर हम देखें ज़रा, तो पहला जो है वो ये है कि अगर यानी कि अब देखें स्पेशल केसेस की अगर बात करें ना तो हम एंगल के बेस पे बात कर रहे हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे थीटा अगर हम 0 लें, ठीक है, थीटा 0, यानी कि दो वेक्टर्स जो हम ले रहे हैं दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0। अब 0 जब एंगल होगी तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स ए और बी जो हैं वो क्या हैं,
ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर हैं। तो पैरेलल वेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज़ीरो की एंगल। ज़ीरो की एंगल किस चीज़ को डिनोट करती है, पैरेलल वेक्टर्स को। तो ये दोनों ए और बी जो हमारे पास वेक्टर आ गए, ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इन पैरेलल वेक्टर्स यानी कि ज़ीरो की एंगल के बेस पे अगर हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि ए डॉट बी की अगर बात कर रहे हैं, ए डॉट बी, तो अब इनकी प्रोडक्ट जैसे कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, ए बी कॉस थीटा का फार्मूला है। अब यहाँ पे थीटा यानी कि एंगल अगर पुट करें तो एंगल कितनी बनती है, यहाँ पे पैरेलल है, मतलब एंगल कितनी होगी, ज़ीरो की होगी। तो ए बी कॉस ज़ीरो। और अभी हमें ये भी मालूम है कि कॉस ज़ीरो किस चीज़ के बराबर होता है। कॉस ज़ीरो की अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से अगर इसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगी, 1। कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के। तो अब 1 को अगर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डॉट बी जो है, यानी कि दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी, उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर हो जाएगी ए बी के। तो इस तरह हमारे पास ये पहली स्पेशल कंडीशन है, पहली स्पेशल केस है जिसके अंदर हम अगर दोनों वेक्टर्स को पैरेलल ले रहे हैं, यानी कि दोनों के दरमियान की एंगल जो है वो कितनी ले रहे हैं, ज़ीरो। तो ज़ीरो की एंगल के बेस पे अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी तो हमें डॉट प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ए बी, यानी कि सिर्फ इनका जो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी अगर दोनों के दरमियान में एंगल कितनी है, ज़ीरो। अच्छा, दूसरी स्पेशल केस है इसकी, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि अगर हम वही सेम चीज़ ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम एंगल जो है वो दोबारा ज़ीरो ले रहे हैं, यानी कि थीटा जो है वो कितनी है, ज़ीरो है। लेकिन एक और बात भी है कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी अगर इक्वल है तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे हम पैरेलल ले रहे थे, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, यानी कि सिर्फ एंगल के हिसाब से हम जो है वो प्रोडक्ट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री है, लेकिन उसके साथ दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी इक्वल है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं वो आपस में इक्वल वेक्टर्स हैं। तो अब अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो इनकी प्रोडक्ट हम किस तरह लेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि ए डॉट बी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, वो वैसे तो हमारे पास फार्मूला है ए बी कॉस थीटा का। ठीक है। तो हम इसको और अगर इस तरह डिफ़ाइन करके लिखते हैं कम्प्लीटली, तो ए और बी इक्वल हैं तो हम ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं, बी की जगह भी हम ए लिख सकते हैं। तो ये कॉस थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल जो है वो कितनी है, 0 है। तो इस तरह हमारे पास जो रिज़ल्टेंट बनेगा ए क्रॉस नहीं बल्कि ए डॉट बी का जो रिज़ल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। देखें, पहली कंडीशन के अंदर हमने क्या लिया कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर हमने लिया है कि दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, तो उनका रिज़ल्टेंट किस तरह बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन हम ले रहे हैं इधर, थर्ड कंडीशन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब देखें, ये पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इक्वल की बात की तो इसका मतलब है डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब एक इस डायरेक्शन में है सपोज़, तो दूसरा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगी थीटा वो कितनी बनेगी, 90। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान में एंगल कितनी बनती है, 90 डिग्री। अच्छा, अभी इसी 90 की एंगल के बेस पे अगर हम इनकी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करें तो ए डॉट बी दोबारा वही सेम हमारे पास फार्मूला जो कि बराबर है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है। तो अब ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 90, एंड नाउ वी नो द कॉस 90 इज़ इक्वल टू हाउ मच, कॉस 90 इज़ इक्वल टू 0। कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ए डॉट बी यानी कि दोनों वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो दोनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि उनके दरमियान में जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री। तो cos 90 जो बराबर बनता है 0 के बनता है। तो इस तरह हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन जाएगी, ये 0 ए बी के साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी 0। तो इस तरह हमारे पास ये
तीसरी जो स्पेशल कंडीशन आ गई, तीसरा जो स्पेशल केस है, इसके अंदर हमारे पास अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो अगर इन दोनों की हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, कौन सी डॉट प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, तो ये कितनी बनेगी, तो ये बनेगी 0। तो इस तरह हमारे पास ये तीसरा स्पेशल केस भी कंप्लीट होता है। अच्छा, चौथा जो स्पेशल केस है, हालांकि ये हम जो है वो इन्हीं पैरेलल और परपेंडिकुलर के बेस पे ही डिस्कस करते हैं, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो चौथा जो हमारे पास केस है, ये दरअसल क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है दरअसल। तो x पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, जो y पे यूनिट वेक्टर होता है वो j होता है, और जो z एक्सिस है इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर होता है वो k यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब इनके हवाले से अगर हम देखें, यानी कि अब देखें हमारे पास जो केसेस बनते हैं, यानी कि अगर हम i लिख रहे हैं, i.i तो किसके बराबर बनेगा, i.i किसके बराबर बनेगा, सीधी सी बात है। अब दोनों सेम वेक्टर हैं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो इनका रिज़ल्ट क्या बनेगा, 1। इनका रिज़ल्ट बन जाएगा हमारे पास 1। ठीक वैसे ही अगर हम j.j ले रहे हैं तो वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। k.k ले रहे हैं अगर, तो वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अच्छा, ये 1 के बराबर क्यों आ गए, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर जब होते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इक्वल या फिर पैरेलल अगर हम लें, इनको हम इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही है, तो हम इनको इक्वल कह सकते हैं। जब वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है। अब इनके दरमियान में एंगल जो है वो कितनी है अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एंगल अगर 0 की है तो ये i.i किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब 1 × 1 किसके बराबर हो गया, 1। j का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, इस j का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस तरह इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर। लेकिन अगर हमारे पास थोड़े कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हैं, यानी कि अगर हम यूँ लिखते हैं ना i.j, अब देखें ये कंडीशन जो है ये i और j के दरमियान में एंगल कितनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं i और j के दरमियान में एंगल कितनी है, 90 की। तो जब एंगल 90 की होती है तो cos 90 बराबर होता है 0 के, तो हमारे पास टोटल रिज़ल्ट जो है वो कितना बन जाता है, 0, जैसे कि यहाँ पे हमने फाइंड किया, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास जो है वो अगर हम j.k लिखें तो वो भी कितने के बराबर होगा, वो भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं इन सब के दरमियान में, जो तीनों के दरमियान में जो एंगल होती है ना वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। i और j के दरमियान में भी 90 है, j और k के दरमियान भी 90 है, और ये i और k के दरमियान में भी एंगल कितनी है, 90 है, ठीक है। अच्छा, j.k का रिज़ल्ट जो है वो भी हमें मिला 0। उसके बाद k.i अगर लेते हैं तो ये भी कितना बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आ गया। ये चीज़ें आपने बहुत बारीकी से नोट कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो बार बार यूज़ होती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर इन चीज़ों का कंसेप्ट आ जाता है। बाकी आप यूँ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कोई भी आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स का आप अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट अगर आपको स्केलर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि एग्जांपल पे हम ले रहे हैं, सपोज़ जैसे वर्क होता है तो वो क्या होता है, वो F.d होता है, यानी कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है ये हमारे पास बनता है वर्क। तो वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर्स थे, लेकिन इनका जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो कितना बन गया, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको आप यूँ भी लिखेंगे W = F_d cos थीटा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इस डायरेक्शन में, तो
तो ये फोर्स का वेक्टर आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अब इनके दरमियान में ये जो एंगल है थीटा, तो इसको अगर यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम एफ डी कॉस थीटा की मदद से फाइंड करेंगे। तो ये एफ भी आ गया, इसमें डी भी आ गया, और थीटा जो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कॉस थीटा। तो इस तरह हमारे पास और भी कई सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका रिजल्टेंट अगर हमें स्केलर मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट एंड, या जो है वो उसको हम क्या कह लें, स्केलर प्रोडक्ट।